पंजाब कांग्रेस में जारी कलह की आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी खींचतान में गांधी वाड्रा परिवार का किरदार अहम भूमिका में है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के साथ आग पानी का खेल कर रहे हैं। पंजाब में सिद्धू इस ऐलान के साथ दिल्ली आए कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ होनी है। सिद्धू आए, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। दिलचस्प ये है कि इस बात की जानकारी खुद राहुल गांधी ने दी। अपने घर से सोनिया गांधी के घर 10 जनपद जाने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनकी और सिद्धू की कोई मुलाकात तय नहीं है, लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी ने ये जानकारी दी, उस वक्त सिद्धू प्रियंका वाड्रा के साथ बातचीत कर रहे थे। इस बात की जानकारी राहुल गांधी को नहीं हो, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। सवाल ये है कि क्या सिद्धू दिल्ली प्रियंका वाड्रा से मिलने आए थे? और लगातार उनके दफ्तर से ये कहा जा रहा था कि वे तो राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। सवाल ये है कि या तो सिद्धू के दफ्तर से गलत जानकारी दी जा रही थी, या फिर सच में राहुल गांधी ने उन्हें कोई वक्त ही नहीं दिया था और सिद्धू को सिर्फ प्रियंका वाड्रा से ही मिलना था। कांग्रेसी सियासत के इस पेंच में पंजाब कांग्रेस का संकट छिपा है, जिसका अंत करीब नहीं दिखता। प्रियंका वाड्रा के साथ मुलाकात के बाद सिद्धू ने प्रियंका संग मुलाकात की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। इसमें सिद्धू आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और प्रियंका के चेहरे पर मंद मुस्कान है। इस मुस्कुराहट के पीछे संकेत ये दिया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खेला हो गया है। लेकिन सवाल कई हैं, जिनका जवाब जानना हर कोई चाहेगा। क्या पंजाब में सब कुछ ठीक होने जा रहा है? क्या आलाकमान सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच सुलह कराने में सफल हो रहा है? एक सवाल ये भी है कि प्रियंका सिद्धू की ये मुस्कुराती तस्वीर अमरिंदर सिंह को कैसी लग रही होगी। कयास तो राहुल गांधी की नाराजगी के भी लग रहे हैं, जिनकी सिद्धू से मुलाकात नहीं हो पाई है। प्रियंका गांधी से मुलाकात से पहले सिद्धू ने सीमाओं को लांघते हुए अमरिंदर सिंह पर बहुत तीखे हमले बोले। फिर भी प्रियंका गांधी वाड्रा से बेहद सहज तरह से मिलना और मुस्कुराती तस्वीरें बाहर आना अलग संकेत दे रहा है। इस तस्वीर को देखकर कैप्टन के खेमे में हलचल जरूर बढ़ गई होगी। सिद्धू के ऑफिस ने कहा था कि उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज के लिए कोई बैठक तय नहीं है। राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी बैठक से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कोई मुलाकात नहीं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि राहुल सिद्धू से नाराज हैं। पिछले हफ्ते पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, सांसद प्रताप सिंह बाजवा और मनीष तिवारी ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल को पंजाब में बढ़ रही अंदरूनी कलह के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। बैठक के बाद सुनील जाखड़ ने कहा था कि कुछ गलत लोग विधायकों के परिजनों को नौकरी देने के फैसले पर मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व चर्चा कर रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल सक्रिय हो गए हैं। अकाली दल और बसपा में समझौता हो चुका है। बीजेपी भी अपनी तैयारी पर्दे के पीछे से कई तरह से कर रही है। इस हालात में कांग्रेस में एकता बहुत जरूरी है और चुनाव की तैयारी शुरू करना भी जरूरी है। लेकिन जानकारों के अनुसार सिद्धू कैप्टन को हटवाना चाहते हैं। कहीं न कहीं मन में अपने लिए भी इच्छा है, लेकिन ज्यादातर विधायक कैप्टन की अगुवाई में ही चुनाव चाहते हैं। कैप्टन भी 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। हालांकि पिछली यात्रा के दौरान आला कमान के किसी भी नेता से नहीं मिले थे। कलह के नजरिए से सिद्धू भी दूसरी बार दिल्ली आए हैं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पिछले काफी दिनों से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जमी बर्फ और महाअघाड़ी सरकार में जारी तनातनी के बीच शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात मायने रखती है। लेकिन ये मुलाकात आसानी से नहीं हुई। इसके लिए एक दिन पहले संजय राउत शरद पवार से मिले और उसके दूसरे दिन शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे तो वहां पहले से ही गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, जितेंद्र आव्हाड सहित कई मंत्री मौजूद थे। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले का था। मतलब कि इस मुलाकात का असली उद्देश्य अनिल देशमुख का ईडी के जाल में बुरी तरह फंसना। वसूली कांड में न सिर्फ अनिल देशमुख फंसे हैं, बल्कि सचिन वाजे ने शिवसेना के मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का नाम भी लिया था। प्रताप सरनाइक जैसे शिवसेना के विधायक तो पहले से ही फंसे पड़े हैं। माना जा रहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के ताज़ा सबूत ईडी को मिलने के बाद से एनसीपी और शिवसेना के पसीने छूट रहे हैं। पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग में दिलीप वलसे पाटिल और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी बताती है कि मामला वसूली कांड को टैकल करने और हर हाल में अपने नेताओं को बचाने का था। इससे पहले शरद पवार और अमित शाह के बीच अहमदाबाद में भी बैठक हुई थी।
तो ये कहा जाने लगा था कि एनसीपी और बीजेपी एक दूसरे के करीब आ रही हैं। इसी तरह जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, तब उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि शिवसेना और बीजेपी की दूरियां शायद मिटने लगी हैं। अभी हाल ही में संजय राउत ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मजबूत रिश्ता है। इससे पहले शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से अलग अलग मुलाकात की थी। सीएम के साथ संजय राउत की मुलाकात अधिकारी आवास वर्षा में करीब 2 घंटे तक चली थी, जबकि शरद पवार से संजय राउत की मुलाकात उनके आवास पर हुई थी। जब संजय राउत सीएम से मुलाकात कर वहां से निकले थे, तब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या वो सीएम का कोई मैसेज शरद पवार तक पहुंचाने जा रहे हैं। इस पर संजय राउत ने कहा था कि अगर कोई मैसेज है तो मैं आपको क्यों बताऊं, मैं इसे पवार साहब को ही बताऊंगा। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार पहले से ही बेहतरीन काम कर रही है। ये सरकार राज्य में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले भी शामिल हैं। लिहाजा एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच इस मुलाकात में अनिल देशमुख की ईडी जांच पर बात हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मंदिरों की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। ऐसा फैसला जो मंदिरों की संपत्ति की रक्षा के लिए नजीर बन सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर की प्रतिमा एक बच्चे के समान है और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर की प्रतिमा को एक नाबालिग बच्चे के समान बताया। जस्टिस RMT टीका रमन ने तमिलनाडु के पलानी मंदिर की भूमि पर कब्जा किए कुछ लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया। ये ऐसे लोग हैं जिनके परिवार कई वर्षों से मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कर बैठे हुए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के हिसाब से मंदिर की प्रतिमा एक नाबालिग बच्चे के समान है। कोर्ट उस नाबालिग बच्चे का अभिभावक है, व्यक्ति का भी और संपत्ति का भी। कोर्ट को मंदिर की संपत्ति की ऐसे ही रक्षा करनी है जैसे नाबालिग बच्चे की। कोर्ट ने यह भी कहा कि उक्त मंदिर को 60 सालों तक उसकी संपत्ति के इस्तेमाल से रोका गया। साथ ही बचाव पक्ष मंदिर की संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने में नाकाम रहे। जिस संपत्ति को लेकर फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने ये बात कही, उस संपत्ति को इनाम के रूप में अंग्रेजों ने 1863 में कुछ लोगों को दे दिया था। बचाव पक्ष का कहना था कि कई पुश्तों से इस जमीन पर उनका मालिकाना हक रहा है, इसलिए वे ही इस संपत्ति के स्वामी हैं। हालांकि कोर्ट ने पाया कि बचाव पक्ष ने कहा था कि वो मंदिर को किराया देते हैं। इसका अर्थ है कि वो मालिक नहीं बल्कि किराएदार हैं। इसलिए उस संपत्ति में किसी भी पट्टा पर मालिकाना दावा करने से कोर्ट ने उन लोगों को रोक दिया। तमिलनाडु में इनाम अबॉलिशन एक्ट भी आया था, लेकिन इसके तहत तहसीलदार स्तर पर हुए समझौते के बाद ये लोग मंदिर की संपत्ति पर बने हुए थे। चूंकि जमीन के मालिकाना हक का दावा करने वाले लोग दबंग हैं और इसके लिए विभिन्न संदिग्ध माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे थे, मद्रास हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 4 सप्ताह में मंदिर की संपत्ति खाली कराएं। कमिश्नर को इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा गया है। ये जमीन कुल 60.43 एकड़ की है। ये पेरिया कुमारमलयम गांव में स्थित है। ये गांव तिरुपुर के धारापुरम क्षेत्र में पड़ता है। इस संपत्ति पर कोर्ट ने मंदिर के देवता मुरुगन स्वामी का अधिकार माना। पलानी में स्थित इस मंदिर का पूरा नाम अरुलमिगु धनदायुथपानी स्वामी मंदिर है। ये तमिलनाडु के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार सुशील कुमार शिंदे ने इशारों ही इशारों में सोनिया गांधी को बहुत कुछ सुना दिया और पार्टी की बदहाली की तस्वीरें भी दिखा दी। महाराष्ट्र के सीनियर नेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस पार्टी में मेरे शब्दों का कुछ मूल्य था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये अब है या नहीं। कांग्रेस अपनी विचारधारा की संस्कृति को भी खो रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी हाईकमान से कई सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं। कई नेताओं ने अपनी नाराजगी खुले मंच से जाहिर की, तो कई इशारों ही इशारों में कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी इशारों ही इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी।
दरअसल महाराष्ट्र के पुराने समय के कांग्रेस नेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस पार्टी में मेरे शब्दों का कुछ मूल्य था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये अब है या नहीं। कांग्रेस अपनी विचारधारा की संस्कृति को भी खो रही है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस शिविर कार्यशालाएं आयोजित कराती थी। इन शिविरों में मंथन होता था कि पार्टी कहां जा रही है, लेकिन अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि पार्टी कहां है। कांग्रेस द्वारा अपनाई गई कई नीतियां गलत हो सकती हैं, लेकिन सुधार के लिए कांग्रेस में कार्यशालाएं आयोजित करने की संस्कृति थी। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अब चिंतन शिविर का आयोजन भी नहीं किया जाता। मैं इसको लेकर काफी दुखी महसूस करता हूं। सुशील कुमार शिंदे की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। यूपीए शासन में वह गृह मंत्रालय जैसा अहम पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। उनकी बेटी प्रणीति शिंदे अभी कांग्रेस की विधायक हैं। बीते दिनों ही कांग्रेस ने पार्टी की महाराष्ट्र कार्यकारिणी में सुधार करते हुए सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को पश्चिमी महाराष्ट्र की राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में अगर पार्टी अध्यक्ष रमेश बागवे और पूर्व विधायक मोहन जोशी को प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आर पार की सियासी जंग लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने बड़ी टिप्पणी की है। सुखबीर सिंह बादल ने साफ तौर पर दो टूक कहा कि सिद्धू ऐसे नेता हैं जो किसी के भरोसेमंद नहीं हो सकते। असल में नवजोत सिंह सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल हैं और किसी को भी हिट कर सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में सारे फसाद की जड़ बता चुके हैं। असल में क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले 25 साल में अपनी छवि ऐसी ही बनाई है। उन पर कोई आसानी से भरोसा कर भी नहीं सकता। आज पद और पावर के लालच में सिद्धू भले ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को अपना बॉस बता रही हूँ, लेकिन ये सब कब तक जारी रहेगा, कहा नहीं जा सकता। बीजेपी से कांग्रेस में आए सिद्धू की सियासत का चरित्र ऐसा ही रहा है कि वे अपनी वफादारी मौके के हिसाब से बदलते रहे हैं। यही वजह है कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिद्धू को गुमराह मिसाइल बताया। सुखबीर बादल अपनी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने आए थे। वहां से बाहर निकलने के बाद सुखबीर बादल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सिद्धू एक गुमराह मिसाइल हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं, ये खुद सहित कहीं भी हिट कर सकते हैं। बादल के हमले से तिलमिलाए सिद्धू ने सुखबीर बादल पर पलटवार किया। असल में बादल सिद्धू की ओर से 2015 की बेअदबी की घटनाओं की जांच को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आलोचना से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रहे थे। सुखबीर सिंह बादल उस समय राज्य के उप मुख्यमंत्री थे और उस समय गृह विभाग संभालते ही हाल ही में चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस की विशेष जांच दल की ओर से कोटकपूरा फायरिंग मामले में उनसे पूछताछ की गई थी। सुखबीर बादल ने कहा कि पिछले 25 सालों में सिद्धू किसी के प्रति वफादार नहीं रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, बीजेपी छोड़ दी, इससे पहले और अपने नेताओं की आलोचना करने के लिए केवल कांग्रेस का रुख किया। इससे पहले वह कुछ बयानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करते थे और अब वह कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के लिए उसी लहजे का प्रयोग करते हैं। अकाली नेता ने कहा कि पंजाब को उनके जैसे नाटकीय अभिनेता की जरूरत नहीं। पंजाब को अपनी प्रगति और विकास के लिए नेतृत्व करने के लिए एक शांत व्यक्ति की जरूरत है। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिन में पहले नई दिल्ली में कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अपनी लंबी बैठक की घोषणा की। इसके फौरन बाद ट्विटर पर अकाली दल प्रमुख पर पलटवार किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनका मकसद सुखबीर बादल के भ्रष्ट व्यवसाय को नष्ट करना है। जब तक पंजाब में बने आपके सुख विलास को पंजाब के गरीबों की सेवा के लिए पब्लिक स्कूल और पब्लिक हॉस्पिटल में तब्दील नहीं किया जाता, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी के आदेशों को न मानकर अशोक गहलोत सीधे उनकी निगाहों में चुभने लगे। हालात यह हो गया कि गहलोत के समर्थक विधायक ने यहां तक कह डाला कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट मामले में भी आलाकमान की बात मानने से एक तरह से मना कर दिया था और जिस तरह से सोनिया गांधी संगठन के पदों पर नियुक्तियां चाहती थी उसमें रोड अटका दिया था। इसी वजह से नाराज सोनिया गांधी ने जोर का झटका दे डाला। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सीधे जिला पदाधिकारियों से नाम मांगे हैं। यानी जिलाध्यक्षों का फैसला अब राजस्थान कांग्रेस नहीं पार्टी हाईकमान करेगा। माना जा रहा है कि इससे पायलट का सियासी वजन बढ़ेगा। जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी करीब 11 महीने से ठप पड़ी है। बार बार नियुक्ति के लिए कवायद शुरू होती है, लेकिन हर बार कोई न कोई अवरोध भी खड़ा हो जाता है। अब एक बार फिर से कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस में जल्द ही जिलाध्यक्षों समेत अन्य
में पदाधिकारियों की नियुक्तियों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दरकिनार कर एआईसीसी द्वारा सीधे पैनल मांगे गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे नाम मांगे जाने के सवाल पर कहा कि पीसीसी से तो नाम मांगते मांगते 4 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीधे नाम मांगे जाने में कोई हर्ज नहीं है और मुझसे भी नाम मांगे गए हैं। डोटासरा ने कहा कि सब नेताओं के साथ चर्चा कर जिलाध्यक्षों के नाम पर निर्णय होगा और पीसीसी द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर ही आलाकमान नाम तय करेगा। डोटासरा ने भी जल्द नियुक्तियों के संकेत दिए। डोटासरा के बयान से मायने निकाले जा रहे हैं कि पीसीसी से बार बार नाम मांगे जाने के बाद भी नाम दिल्ली नहीं भिजवाए गए, जिसके चलते एआईसीसी द्वारा सीधे नाम मांगे गए हैं। जिला प्रभारियों को एक प्रोफार्मा दिया गया है जिसमें संभावित जिलाध्यक्षों के नाम भरकर भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन नामों की सिफारिश करने वाले विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के नाम भी इस प्रोफार्मा में भरकर भेजे जाने हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन के निर्देश पर सह प्रभारी तरुण कुमार द्वारा जिला प्रभारियों को फोन किए गए और 3-3 नामों के पैनल 30 जून तक भिजवाने को कहा गया। प्रदेश कांग्रेस के अधीन 39 जिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 25 जिलों द्वारा पैनल भिजवाए जा चुके हैं। पीसीसी की कड़ी को दरकिनार कर सीधे जिला प्रभारियों से पैनल मांगा जाना चर्चा का विषय है। कल हुई प्रदेश कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में भी यह मामला सामने आया। प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार है। पिछले साल खड़े हुए सियासी संकट के बाद से यानी करीब 11 महीने से जिले की कार्यकारिणियां भंग है। अब नियुक्तियों को लेकर संगठन में एक बार फिर से हलचल है और संभावना जताई जा रही है कि जुलाई माह में जिला संगठनों में नियुक्तियां हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पार्टी के नेताओं को छोड़िए, जिस कंपनी को पार्टी ने पैसे देकर सोशल मीडिया में हवा बनाने के लिए रखा, उसी कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी को हराने की ताकत ही नहीं है। वजह यह कि कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर वोटर्स के साथ जुड़ी नहीं है, मतलब सब कुछ हवा हवाई है। कांग्रेस की पोल खोलने वाली महिला गुंजीत कौर कोई और नहीं बल्कि डिजाइन बॉक्स कंपनी की सह निदेशक हैं, जिसे कांग्रेस ने पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और असम में अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी को मैनेज करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। कौर को वीडियो में स्वीकार करते हुए सुना जाता है कि कांग्रेस चुनाव में भाजपा के खिलाफ बैकफुट पर है क्योंकि वे जमीन पर अपने मतदाताओं से कटे हुए हैं। कौर कहती हैं कि आपको कांग्रेस कार्यालय से कभी कॉल नहीं आती है, आपके बारे में नहीं पूछा जाता, आपका हाल चाल नहीं लिया जाता, जैसा कि भाजपा में होता है। ऐसे में आप बीजेपी को हराने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को तब तक नहीं हरा सकती जब तक वे जाग नहीं जाते और जमीन से जुड़ नहीं जाते। वे भाजपा के खिलाफ पूरी तरह तैयार नहीं है। कांग्रेस के पास बुनियादी आंकड़ों की कमी है। उनके पास वार्ड में लोगों की संख्या जितनी बुनियादी चीजें नहीं है। वो बताती हैं कि बीजेपी के पास साप्ताहिक आकलन और जुड़ाव है। वे नियमित रूप से एक्सेल शीट तैयार करते हैं और वार्ड स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने के लिए कॉल करते हैं। कांग्रेस के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। गुंजीत कौर की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के कुछ समय बाद से ही यूजर्स इस पर कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाने के लिए इसे शेयर कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पार्टी को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी पर्याप्त नहीं थे, जो उन्होंने अब लोगों को ऐसा करने के लिए काम पर रखा है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपने डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया अभियानों को मैनेज करने के लिए 3 कंपनियों को चुना था। इनमें सिल्वर पुश और निक्सन एडवर्टाइजिंग जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा चंडीगढ़ स्थित डिजाइन बॉक्स्ड कंपनी भी शामिल थी। इस कंपनी का मालिकाना अधिकार नरेश अरोड़ा के पास है और गुंजीत कौर कंपनी के निदेशक हैं। अब चूंकि इन कंपनियों को पार्टी के डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रचार को संभालने के लिए काम पर रखा गया था, ऐसे में कौर की इस वीडियो से पता चलता है कि सिर्फ मतदाता ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अभियानों और डिजिटल रणनीति के प्रबंधन के लिए काम पर रखी गई कंपनियों को भी भाजपा के खिलाफ चुनाव जीतने की पार्टी की क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। मतलब यह कि कौर ने न केवल देश में कांग्रेस की दयनीय स्थिति को बताया बल्कि देश के हजारों लाखों मोह भंग लोगों की भावनाओं को भी व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।